नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कैबिनेट की फेरबदल हो या नेहरू के जन्मदिन का मौका या फिर महाराष्ट्र विधानसभा के हंगामे का लबोलुआब है कि टकराव लौट रहा है। भाजपा आक्रामकता के साथ फैल रही है तो विरोधी भी हल्ला बोल के मोड में है। भाजपा ने शिवसेना के प्रति उदारता नहीं दिखाई, इससे महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना साथ दिखलाई दिए। शोर हुआ कि ध्वनि मत से विश्वास मत लोकतंत्र की हत्या है। फडणवीस सरकार अब बिना नैतिक बल के है। कैबिनेट फेरबदल पर कांग्रेस की आलोचना थी कि छोटी सरकार अधिकतम काम के मोदी मंत्र का क्या हुआ। फिर कांग्रेस ने नेहरू के अपने आयोजन में नरेंद्र मोदी को न बुलाकर ओछापन दिखाया। इससे बाकी भाजपा विरोधी पार्टियां खुश हुई। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार इस प्रोग्राम को गैर भाजपाई रंग देंगे। मीडिया में भी भाजपा विरोधी आलोचनाओं को बहुत महत्व मिला है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के ध्वनि मत तरीके पर मीडिया ने तल्ख संपादकीय लिखे। इस सब से माना जा सकता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष बाधक होगा। कह सकते हैं कि भाजपा और मोदी सरकार फैल रही है, उसकी धमक बढ़ रही है तो विरोधी पार्टियां सदमे से बाहर निकल आई है। विरोधियों का रुख मुकाबला करने का है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने जितना नाक में दम किया और कांग्रेस व शिवसेना ने राज्यपाल को जैसे चोटिल बनाया, वह राजनीति के नए संकेत लिए हुए है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी अजय माकन ने पिछले 6 महीने में कम से कम 6 बार कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी कि वे मीडिया के जरिए सलाह देना बंद करें, लेकिन किसी नेता को इसकी परवाह नहीं है। कांग्रेस की पहली लाइन के ज्यादातर नेता उनकी बातों को तरजीह नहीं देते। तभी माकन ने नसीहत जारी की और उसी दिन मणिशंकर अय्यर ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर राहुल गांधी को साहस दिखाने की सलाह दे डाली। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल को अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब से कुछ सीख लेनी चाहिए। इससे एक ही दिन पहले दिग्विजय सिंह ने राहुल को सक्रियता बढ़ाने और नए लोगों को चुनने की सलाह दी थी। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने सोनिया गांधी को मेंटर बन जाने और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था। ऐसा नहीं है कि अय्यर और दिग्विजय जैसे बड़बोले नेता ही मीडिया के जरिए सलाह दे रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी जैसे सुलझे हुए और कम बोलने वाले नेता ने भी पिछले दिनों मीडिया के जरिए ही नसीहत दी थी। पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम भी मीडिया के जरिए ही अपनी बात कह रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी नेताओं का कनेक्शन सोनिया गांधी से टूटा है, जबकि राहुल गांधी के साथ ज्यादातर नेताओं का संपर्क बन ही नहीं पाया है। इसलिए मीडिया के जरिए ज्यादा बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अघोषित नियम बनाया है। वो सांसदों को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं रहे हैं। इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के कई सांसद दावेदार किनारे हुए और झारखंड में जम्मू कश्मीर में भी किसी जीते हुए विधायक को ही मौका मिलने की उम्मीद है। गोवा में मनोहर पर्रिकर की जगह लेने के लिए केंद्रीय मंत्री श्रीपाद यशो नाइक का नाम था, लेकिन वो सांसद थे, इसलिए गोवा नहीं भेजे गए। लेकिन अब चर्चा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के जरिए ये नियम टूटने वाला है। उनको स्वास्थ्य मंत्रालय से निकाल कर विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भेजा गया है। चर्चा है कि को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जा सकता है। बुधवार को वो दिल्ली प्रदेश भाजपा की एक बैठक में शामिल भी हुए, जिसमें चुनाव तैयारियों पर चर्चा हुई। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर उनको प्रोजेक्ट करने का फैसला हुआ तो उनका इस्तीफा कराकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। वो एमपी रहते दावेदार नहीं घोषित होंगे। प्रदेश की राजनीति में उनके कुछ विरोधी हैं, जिनका कहना है कि हर्षवर्धन के बयानों से जो विवाद हुए उसकी वजह से उनको स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाया गया। उनके कम महत्व के मंत्रालय में जाने का दिल्ली की राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन असल में भाजपा के पास अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाला कोई चेहरा नहीं है। हर्षवर्धन चूंकि वैश्य हैं और साफ सुथरी छवि वाले हैं, इसलिए वो संभावित दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच नए चेहरों को लेकर अटकलें लगने लगी है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस बार प्रदेशों के तेज तर्रार नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में लाने वाले हैं। असल में नरेंद्र मोदी कैबिनेट की फेरबदल से संगठन में कई पद खाली हो गए हैं। 3 महासचिवों जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूढ़ी और रामशंकर कठेरिया को मंत्री बना दिया गया है। 2 उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी और बंडारू दत्तात्रेय भी मोदी सरकार में मंत्री बन गए हैं। एक उपाध्यक्ष किरण महेश्वरी पहले ही
राजस्थान सरकार में मंत्री बन गई हैं और पार्टी की एक प्रवक्ता ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सो कम से कम 3 महासचिव, 3 उपाध्यक्ष और 1 प्रवक्ता की वैकेंसी है। बिहार से अश्वनी चौबे के महासचिव बनने की चर्चा है। उन्हें रूडी की जगह महासचिव बनाया जा सकता है। बिहार से किसी ब्राह्मण को मोदी सरकार में जगह नहीं मिली है, जबकि बाकी 3 सवर्ण जातियों में 4 मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह चर्चा है कि हरियाणा की जीत में शानदार भूमिका निभाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को तरक्की देकर राष्ट्रीय संगठन में लाने की चर्चा है। वे अभी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र सिंह को भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि संघ से आए महासचिव राम माधव संसदीय बोर्ड में जेपी नड्डा की जगह ले सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म और आतंकवाद के बीच संबंध जोड़े जाने को खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया के देशों के बीच वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाई जानी चाहिए। म्यांमार में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने कहा कि साइबर और स्पेस दोनों का इस्तेमाल संपर्क और समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। इन्हें नया युद्ध क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए। म्यांमार की राजधानी में 1 दिन के शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग सहित 18 देशों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों की तस्करी और काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पूर्वी एशिया शिखर घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए कहा कि जो कोई भी मानवता में विश्वास करता है उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार की यात्रा के बाद कल ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। वहां उनको G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन इस सम्मेलन के दौरान अलग से प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि मोदी और कैमरन की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता की ओर से बताया गया है कि इस सप्ताहांत में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ भारत में विकास के बारे में मोदी के नजरिए पर भी चर्चा होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना बनाया। अपनी 16 दिन की संपर्क यात्रा के पहले दिन आज नीतीश कुमार ने काले धन और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मसले पर मोदी पर हमला बोला। आमतौर पर मोदी का नाम लेने से बचने वाले नीतीश ने आज उनका नाम लेकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ की खेती करती है। नीतीश ने महाराष्ट्र में एनसीपी का समर्थन लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी क्यों भ्रष्टाचारवादियों के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। नीतीश ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मोदी ने पहले जो भाषण दिए हैं उन्हें निकाल कर लोगों को सुनाएं और भाजपा को एक्सपोज करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की ग्रामीण सड़कों से लेकर राजमार्ग और मनरेगा तक सारी योजनाओं में केंद्रीय फंड में कटौती की जा रही है। उन्होंने बिहार भाजपा के नेताओं से कहा कि अगर वे बिहार के शुभचिंतक हैं तो केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपया दिलाएं, जो यूपीए सरकार ने राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए मंजूर किया है। नीतीश ने स्वच्छता अभियान पर तंज करते हुए कहा कि अब फोटो खिंचवाने का जरिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कुछ ताकतें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि नेहरू की विरासत और उनके विचारों को नष्ट किए जाने का जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है, जिससे आज लड़ने की जरूरत है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेहरू जयंती का आयोजन बड़े पैमाने पर कर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए सफाई अभियान पर सवाल उठाया और कहा कि जो लोग स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं वे समाज में जहर फैला रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चल रहा है और दूसरी ओर नेता देश की नींव में जहर बो रहे हैं। राहुल गांधी ने भाजपा या नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि गुस्सा करने वाले लोग देश चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को प्यार और भाईचारे के साथ सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश ने 60-70 साल में जो कुछ भी हासिल किया है उसका आधार प्यार और भाईचारा है और कांग्रेस का गठन इसी विचारधारा के आधार पर हुआ है। विश्व व्यापार संगठन में कारोबार सरलीकरण के समझौते पर दस्तखत होने का रास्ता साफ हो गया है। भारत के विरोध की वजह से यह संधि पिछले 4 महीने से रुकी हुई थी, लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच खाद्य सुरक्षा कानून पर बना गतिरोध खत्म हो गया है। अमेरिका ने खाद्य भंडारण के मुद्दे पर भारत के प्रस्ताव को समर्थन देने पर सहमति दे दी है। अब इसे विश्व व्यापार संगठन की आम सभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसका अनुमोदन हो जाने पर व्यापार सरलीकरण समझौते पर दस्तखत करने का रास्ता साफ हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफलता की घोषणा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका ने WTO में खाद्य सुरक्षा के मकसद से सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने में सफलता हासिल की है। सीतारमण ने कहा कि भारत का रुख दुनिया के कई देशों को सही लगा है। असल में भारत चाहता था कि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध कराने की छूट मिली रहे। अमेरिका इस पर राजी हो गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
महाराष्ट्र में भाजपा को शिवसेना से तालमेल बना लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक वजह उद्धव ठाकरे की सियासी नादानी है, तो भाजपा में यह सोच है कि प्रदेश में शिवसेना को निपटाने का वक्त है। दोनों तरफ की सोच अखिल भारतीय पैमाने पर भाजपा बनाम बाकी दलों की राजनीति के संकेत लिए हुए हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद एक बार फिर टकराव का दौर लौट आया है। लोकसभा में भाजपा की भारी भरकम जीत और कांग्रेस के बुरी तरह हारने के बाद राजनीति के सारे महारथी पस्त पड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सबकी पोजीशनिंग हो गई है और पस्त होकर बड़ी पार्टियों के शत्रप नए जोश के साथ टकराव के लिए लौट आए हैं। इस राजनीति के लौटने के पीछे 2 तात्कालिक कारण दिख रहे हैं। पहला कारण झारखंड में भाजपा का क्षेत्रीय पार्टी आजसू से तालमेल करना है, तो दूसरा महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार बनाकर एनसीपी का बाहर से समर्थन लेना है। राजनीतिक दृष्टि से ये दोनों फैसले भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाले दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी पुरानी और स्वाभाविक सहयोगी शिवसेना का समर्थन नहीं लिया। सत्ता में साझेदारी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी। एक तरफ शिवसेना अपने 63 विधायकों के दम पर सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है, तो दूसरी ओर भाजपा उसे निपटाने की राजनीति कर रही है। भाजपा नेताओं को पता है कि 2 हिंदुत्ववादी दलों के लिए अगली बार स्पेस कम हो सकता है, इसलिए वह शिवसेना की कीमत पर अपने विस्तार की राजनीति कर रही है, लेकिन इस क्रम में उसे कई समझौते करने पड़े हैं। भाजपा को एनसीपी का समर्थन कबूल करना पड़ा है। वैसे तो एनसीपी का समर्थन बाहर से है और बिना शर्त है, लेकिन शरद पवार को जानने वाले जानते हैं कि वे इसकी क्या कीमत वसूल सकते हैं। बहरहाल पवार के समर्थन और ध्वनि मत से बहुमत हासिल करने को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने बेहद आक्रामक राजनीति की। दोनों पार्टियों को लग रहा है कि भाजपा को उसकी कमजोरी का एहसास हो रहा है और पवार पर भरोसा नहीं बन रहा है। ऐसे में उसे दबाया जा सकता है। झारखंड चुनाव से पहले आजसू जैसी पार्टी से भाजपा के तालमेल ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को इस बात का अंदाजा कराया है कि भाजपा अकेले लड़ने की अपनी रणनीति को लेकर पूरे भरोसे में नहीं है। सो वह भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है और आक्रामक राजनीति भी कर रही है। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के बहाने कांग्रेस ने भाजपा विरोधी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। भाजपा और कांग्रेस में दूरी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर नहीं गए, तो सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के विस्तार के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इसका यह संकेत है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ेगा। सरकार आर्थिक महत्व के कई बिल पास कराने की कोशिश करेगी, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर उसमें अड़ंगा डालेगी। उधर महाराष्ट्र में अलग शिवसेना नई सरकार को कामकाज करने से रोकेगी। अगर शिवसेना एनडीए से बाहर होती है तो केंद्र सरकार के लिए भी संसद में कोई भी बिल पास कराना मुश्किल हो जाएगा। शिवसेना के बगैर संसद के साझा सत्र में भी सरकार का बहुमत नहीं होता है। उसे इसके लिए जयललिता और नवीन पटनायक की मदद की जरूरत होगी। लोकसभा चुनाव के बाद जहां सब कुछ भाजपा के काबू में दिख रहा था, वह नियंत्रण अब कुछ ढीला होता दिख रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बदलती सियासी फिजा पर चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने जनता दल परिवार के नेताओं की बैठक बुलाकर मोर्चेबंदी का बीज बोया। उधर कांग्रेस ने नेहरू की 125 साल जयंती पर गैर भाजपाई नेताओं को जमा करने की राजनीति की। जाहिर है भाजपा अति आत्मविश्वास में फैल रही है, तो विरोधी दल हार के सदमे से बाहर निकल आए हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे देश की सियासी फिजा कुछ बदलती हुई, कुछ बदलते हुए संकेत मिलते हैं। क्या आप भी कुछ ऐसा मानते हैं? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? वे देखते हैं ये है कि अब 6 महीने हो गए सरकार को, लगभग 6 महीने के बाद सरकार किस तरफ जा रही है। ऑपोजिशन लग गया कि ये भाषण ज़्यादा कर रही है, काम कम कर रही है। और दूसरा ये कि उनको ये भी लगता है कि मोदी सरकार है और उनके मंत्री जो हैं वो टकराव की स्थिति में ज़्यादा हैं, वो एकोमोडेट करने की ज़्यादा बात नहीं करते, हर जगह अपना वर्चस्व बनाए चक्कर जाते हैं। तो अपोजिशन लगता है कि कहीं ना कहीं वो मार्जिनलाइज हाशिए पर चले जाएंगे अगर वो शोर नहीं बचाएंगे। हालांकि मोदी सरकार का यह हक बनता है, जनता ने उनको मत दिया, इसलिए वो जो काम करें अपनी मर्जी से करें, मैंडेट से करें। और मोदी का काम करने का तरीका ऐसा ही है कि उनको लगता है कि जो मैंने प्राप्त किया अपनी
कुशलता के व्यवहार पर किया, अपनी क्रेडिबिलिटी की साख के व्यवहार पर किया, तो मेरे को ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन मार्जिनलाइज होगी। 44 सीटों की पार्टी क्या मुकाबला करेगी उनके। परंतु उनको लगता है कि ऑपोजिशन को कि जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, अभी भी सरकार के अंदर ये किसी को विश्वास नहीं है कि अच्छे दिन आ गए। जैसे आज ही की बात करें, पेट्रोल के प्राइस की एक्साइज बढ़ा दी, यानी कि पेट्रोल $79 बैरल पे आ गया। तो जनता के अंदर ये तो होता है कि पेट्रोल उस लेवल पे आ गया जो 1990 के अंदर था, तो पेट्रोल 40 रुपए मिलना चाहिए, परंतु उसके ऊपर एक्साइज बढ़ा दी, यानी कि खजाना भरने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिसको लगता है ऑपोजिशन इसका प्रयोग करके मोदी की जो छवि है उसको थोड़ा घायल करने की कोशिश करे। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि टकराव की तरफ विपक्ष जा रहा है, या विपक्ष जो भारी हार का सदमा उससे बाहर निकल आया है? नहीं, वो तो निकला क्योंकि अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम हार गए। अभी तक लोगों को लगता है ये हार क्यों गए, उसमें सदमे में थे। अब लगता है कि इसको ये रियलिटी है, हमें इसी तरह 5 साल जीना पड़ेगा, परंतु इससे बजाय कि हम बिल्कुल खत्म हो जाए और चुप करके बैठे रहें, हर मौके का प्रयोग करें जिसके ऊपर वापस से हिट करें सरकार के ऊपर। अभी पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, उसमें देखिए किस तरह के वहां पर आक्रमण होते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि राज्यसभा में कोई भी मोदी सरकार अपना एक बिल पास कराए पाएगी। हालांकि उनके कुछ मंत्री कांग्रेस के मंत्री लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, परंतु नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने यह फैसला कर लिया है कि कोई भी बिल इस मोदी मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया जाएगा, वो कोई भी गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं, जैसे मुलायम सिंह ने मीटिंग की वही मेरा ये कहना, कांग्रेस के अलावा और बाकी दल भी, कॉमरेड भी जो है वो भी अपनी तरफ से एक तरह से आक्रामक बन रहे हैं, और मुलायम सिंह ने जो जनता दल परिवार के नेताओं को बुलाया उससे भी आक्रामकता जल रही है। लेकिन ये कि 6 महीने में टकराव वाली नौबत आ जाए राजनीति की, हुआ ऐसे। अगर आप इंदिरा गांधी के जमाने में चले जाए 1982 नहीं, 2 साल 2.5 साल तो एक तरह से काम चलता था इसलिए कि उस वक्त कोई जैसे पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए थे, लेफ्ट राइट, जनसंघ, बीजेपी सब इकट्ठे हो गए थे। तो इसलिए अब ये लगता है कि मोदी इन ऑपोजिशन पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र एक अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने सारी ऑपोजिशन पार्टी, हालांकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वहां पर, वॉइस वोट से मैंने आज तक कोई भी मत जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन पास होते देखा नहीं है। जब उनको सपोर्ट थी एनसीपी की वोटिंग करा लेते, तो ये लगता है कि एक किस्म से एरोगेंस जो पार्टी के अंदर आ रही है, तो जो किस तरह के काम वो कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन चुप नहीं रहना चाहती। ऑपोजिशन वेट कर रही थी कि अच्छे काम होंगे उससे उनको डिफेंसिव पे चले जाएंगे। मोदी साहब ने अच्छे भाषण जरूर दिए, अच्छी उनकी नीयत भी दिखाई देती है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो ऑपोजिशन उस मौके को खोना नहीं देना चाहती, अभी से आक्रमण करके, क्योंकि चुनाव आने वाले, जैसे बिहार में चुनाव आएगा, जैसे उत्तराखंड झारखंड में चुनाव आएगा, क्योंकि चुनाव हारने के बाद दूसरा चुनाव है, उतनी बुरे तरह से नहीं हारे, तो सारी गैर मोदी पार्टियां, मैं गैर बीजेपी नहीं कहूंगा, सारी की सारी पार्टियां गैर मोदी हैं, मोदी के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए कि मोदी उनको लगता है उनकी अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नहीं, लेकिन इसमें क्या ये नहीं लगता कि सरकार की तरफ से भी, या जो पार्टी भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से राजनीतिक सद्भाव बना के कुछ एक उस राजनीतिक चतुराई के साथ में कुछ आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कमी होने के कारण भी स्थिति एकदम है। कम्युनिकेशन गैप बड़ा है, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के अंदर काफी कम्युनिकेशन पे गैप पड़ा। जैसे आप नेहरू कमेटी बनाई है आपने 125 लोगों की, उसके अंदर ऐसे लोग रख लिए जो नेहरू के बहुत खिलाफ थे, जिन्होंने अपने पत्रकार हो चाहे कोई और लोग हैं, जिन्होंने नेहरू के बांधते हुए जानते भी नहीं है कुछ, जवाहरलाल नेहरू के पूरे स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे शायद कई लोगों को। उसके अंदर नेहरू परिवार का आदमी न रखना, ये तो थोड़ी अच्छे जो न्यूट्रल लोग हैं, जो गैर कांग्रेस लोग वाले, कांग्रेस के खिलाफ भी लोग हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे कि अगर आप रख लेते सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को उस कमेटी के अंदर, तो सद्भावना के माहौल बनता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मीटिंग शुरू कर दी, तो कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। तो हर चीज को बनाना कि ये गांधी परिवार को अलग रखना है या कांग्रेस को अलग रखना है या बाकी पार्टी को अलग रखना है, ये एक अच्छी राजनीति नहीं है। और उस नाते अगर देखा जाए तो हिंदुत्ववादी ताकत में शिवसेना को भी बिल्कुल ही वो नहीं करना, ये भी अपने आप एक अनहोनी राजनीति, बहुत ही कुछ ज्यादा। बिल्कुल, एक तरफ सज्जाद लोन से बात कर रहे हैं आप, दूसरी तरफ अपने बाकी पार्टी से बात नहीं कर रहे। शिवसेना के मुकाबले में सज्जाद लोन को प्रेफरेंस देना, ये मेरे को बात समझ में नहीं आई कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है या आइडियोलॉजिकल संघर्ष हो रहा है। अगर आइडियोलॉजिकल संघर्ष हो रहा है तो सज्जाद लोन को तो मिलो मिल पास में नहीं आने देना चाहिए था। उसे बैठ के आपने चाय पी, उससे बातें भी की, बाद में डिनाई किया लोगों ने। उधर शिवसेना के उधर सारे टाइम मांग रहे हैं, उससे बात ही नहीं करते आप। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हो सकता है सच भी हो,
कि मोदी साहब को ये लगता है कि मेरे को पहले एक बार सारी भाजपा का सारे देश के अंदर मतलब एक मिशन के नाते भाजपा ये स्ट्रेटेजी कर रही है, इसलिए वो भले सबको तत्काल टकराव, वो भी तत्काल टकराव के लिए तैयार है। जो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। इसलिए मोदी को लगता है कि टकराव करने से ही भाजपा का एक्सपेंशन होगा जहां स्टेट। मतलब ये बिल्कुल एक अनहोनी नई अप्रोच के साथ ही हम बात आगे बढ़े। एक्सपेरिमेंट है मोदी का अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। अपनी जैसे देख लीजिए आप 5 महीने के अंदर विश्व का ऐसा कोई नेता नहीं हो जितने समय के अंदर इतने सारे नेताओं को मिलाओ। सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं, रात के 6 बजे तक 12 लोगों को मिल सकते हैं। तो अपने मोदी का ये एक मिशन है कि हर बार एक रिकॉर्ड तोड़ना है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए बीजेपी जो है कभी 6 स्टेट्स में ज्यादा राज नहीं किया, 6 से ज्यादा नहीं गई, 6 से 16 का उनका आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकारें हों, ऐसा उनका मिशन है। इसलिए बाकी किसी को रखना नहीं चाहते। नहीं तो उस नाते क्योंकि बीजेपी का राजनीतिक मिशन है, इसलिए ये टकराव और ये राजनीतिक कश्मकश और ये होगा, ये स्वाभाविक होगा और ज्यादा बढ़ेगा और ये बढ़ेगा आगे, ये मान के चला जाता है। मोदी को लगता है अभी जीत रहे हैं और अभी लगता है उनका हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ, चाहे ऑपोजिशन मानती हो, परंतु मेरे को लगता है मोदी की अभी भी हवा है लोगों के प्रति। लोग उनको अभी भी चाहते हैं कि ऐसा नेता होना चाहिए। जब वो कम होती चली जाएगी तब पर मोदी अभी कन्फ्रंटेशन से और मोदी की टीम कन्फ्रंटेशन में विश्वास करती है, रिकंसिलिएशन में विश्वास नहीं करती। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।